बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है 100 ऐसे एमसीक्यूज जो लिटरेचर का की कॉन्सेप्ट रखते हैं और साथ ही साथ 50 एमसीक्यूज इसके अंदर ऐसे हैं जो ग्रीक या मिथिकल लिटरेचर से डील करते हैं। ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये पीपीएससी लेक्चरार के लिए बनाई जा रही है जो इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जो बेसिक इंग्लिश लिटरेचर के लेक्चरार बनना चाहते हैं, जो एनटीएस में एजुकेटर्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसके अंदर हम ऐसे 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जिसके अंदर लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर से ना सिर्फ रिलेटेड होंगे बल्कि ग्रीक लिटरेचर से रिलेटेड होंगे जो इंग्लिश में लिखा गया। इंग्लिश के अंदर लिखे जाने वाले ग्रीक लिटरेचर के जितने भी एमसीक्यूज पास पेपर में आ चुके हैं वो तमाम के तमाम आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करने की बजाय। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है कि लाइफ सच एज स्टोरीज, पोइम्स एंड प्लेज एक्सप्रेसेस व्हाट इट एक्सप्रेसेस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ये जितनी भी स्टोरी, पोइम्स, प्लेज लिखे जाते हैं क्यों लिखे जाते हैं? फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। द मेन लिटरेरी डैश आर फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री एंड ड्रामा। लिटरेचर या लिटरेचर के अंदर फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री एंड ड्रामा क्या है? ये जेनराज हैं लिटरेचर के। उसके बाद लिटरेरी स्टाइल रेफर टू द वे ऑफ राइटिंग। लिटरेरी स्टाइल जो है वो लिखने के अंदाज को कहते हैं जो इम्प्लॉय करता है लिटरेचर बाय किसी भी इंडिविजुअल राइटर और हाउ माइंड ऑफ एन ऑथर एक्सप्रेस इटसेल्फ इनटू अ वर्ड। कोई भी ऑथर किसी भी अंदाज से लिखता है उसको क्या कहते हैं? उसको स्टाइल कहते हैं राइटर का। इसका आंसर स्टाइल है। Dash means the word and phrases that create vivid sensory experience for the reader। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेंसरी एक्सपीरियंस की अपील करती है? वो इमेजरी होगा इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्लोज जो ऑप्शन है वो इमेज है, तो इमेज हमने इसका लगाया। मोस्टली इमेज आर विजुअल। इमेजेस जो होती हैं वो विजुअल होती हैं, लेकिन अगर कोई और सेंसेस भी की भी अपील की हुई है, फॉर एग्जांपल फूड के बारे में जिक्र किया है, उसके टेस्ट के बारे में जिक्र किया है, तो ये भी सेंसेस की अपील है जिसके अंदर 5 सेंसेस की अपील में जो भी लिटरेरी वर्क किया जाएगा वो इमेजरी क्रिएट कर रहा होगा। इसके अंदर अगर देखने के अलावा भी स्मेल की, हेयरिंग की, टेस्ट की और टच की बारे में बात की जाएगी तो ये राइटर इमेजरी क्रिएट कर रहा है, तो इसका आंसर इमेजरी है। कंट्रोलिंग इमेज इज अ सिंगल इमेज or comparison that extend throughout the literary work and shape its what। ये सारी चीज़ें, इमेज जो हो गया, सिंगल इमेज हो गया, कंपैरिजन हो गया या एक्सटेंडेड कंपैरिजन हो गया, लिटरेरी वर्क का ये क्या आपको देना चाहता है? कोई फॉर्म देना चाहता है? जनरल नहीं, ये हमें एक मीनिंग देता है ताकि हम चीज़ को समझ सकें, हम मीनिंग को समझ सकें कि राइटर हमसे कहना क्या चाह रहा है। इसका आंसर मीनिंग है। डैश लैंग्वेज कम्युनिकेट्स आइडिया बियॉन्ड द ऑर्डिनरी एंड लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। फिगरेटिव लैंग्वेज जो होती है वो पोइट्री व राइटिंग में यूज़ की जाती है ताकि हमें सादा मीनिंग जो है एक वर्ड का वो तो मिले ही मिले, साथ उसके कंपैरिजन, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, पैरेललिज्म कुछ भी यूज़ कर सकता है राइटर, वो फिगरेटिव लैंग्वेज में आता है। तो फिगरेटिव लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो हमें आइडिया देती है, एक तो लिटरल मीनिंग का भी, फिर कोई ऑर्डिनल मीनिंग का भी दे देती है। इसके अलावा डैश इज़ अ कॉमेंट ऑन अ सर्टेन एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी। वो कहते हैं कि जो आप कोई भी स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर आप एक ही चीज़ जिस पर मुसलसल आप जा रहे होते हैं वो क्या है? वो आपकी थीम होती है। उसके अलावा जब एक नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 में वो कहते हैं, पूछते हैं कि जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपका क्या है? डैश इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट विच इम्ब्रेस द थीम। थीम तो बेसिक आपकी कोई भी हो गई, उसके अंदर जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट जिस पर आप ज़्यादा बात करते हैं वो क्या है? वो आपका सब्जेक्ट होता है किसी भी स्टोरी, पोइम के अंदर। आयरनी इज़ द कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। आयरनी जो है वो कंट्रास्ट है, तजाद है एक तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के दरमियान का। टेक्निक्स ऑफ डैश इंक्लूड हाइपरबोल, अंडरस्टेटमेंट और सार्केज्म। ये तीनों चीज़ें किस में पाई जाती हैं? सटायर में पाई जाती है, तंज में पाई जाती हैं। डैश रेफर टू द मीनिंग वन ऑफ विच इज रियल एंड अदर इज ल्यूडियस, फनी। इसका मतलब है फनी, तो वो सार्केज्म के अंदर आता है। सार्केज्म रेफर टू टू मीनिंग्स विच इज one is the real and other is the funny meaning. Imaginative or a literary text mean dash इमेजिनरी या इमेजिनेटिव लिटरेचर लिखा जाए तो वो किसके अंदर इंक्लूड होता है? वो फिक्शनल राइटिंग स्टोरी के अंदर या ड्रामा या पोइट्री के अंदर आता है, तो इसका आंसर फिक्शनल है। डैश इज एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन टू एसेंशियल अनलाइक थिंग्स यूजिंग वर्ड्स सच एज लाइक और एज। कोई भी चीज़ का हम कंपैरिजन करें लाइक या वर्ड एज यूज़ करके तो वो क्या होता है? वो सिमिली होता है।
And dash is a comparison between unlike things that serve a unified element throughout the series of the sentence or as a whole piece. ये मेटाफर, ये एक्सटेंडेड मेटाफर इसको कह सकते हैं. अगर हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करें एज और लाइक लिख के तो वो सिमिली हो जाएगा, और अगर हम सिर्फ ऐसे ही कंपैरिजन करें एज और लाइक ना यूज़ करें तो वो मेटाफर होता है, और मेटाफर नहीं है तो वो एक्सटेंडेड मेटाफर है. Dash mean the mood, either moral, sensational, emotional or intellectual, which dominate a story or a novel. कोई भी चीज़ जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपका एक माहौल सेट हो जाता है, उस माहौल को हम एटमोसफेयर कहते हैं. तो एटमोसफेयर मीन द मूड, the sensation, the emotion, the intellectual demand that dominate a story or novel. An extended metaphor helps to describe a scene, an event or character or a concept. Dash is the feeling or atmosphere that a writer creates for a reader is a scene. सीन्स जो होते हैं वो आपके सैड बनाते हैं आपको या आपको हैप्पी बनाते हैं. सीन्स डेवलप करते हैं, आपके एटमोसफेयर को सेट करते हैं. द यूज़ ऑफ कॉनोटेशन, डिटेल, डायलॉग, इमेजरी, फिगरेटिव लैंग्वेज, फोरग्राउंडिंग, सेटिंग, रिदम कैन हेल्प इस्टेब्लिशिंग एन इमेज. ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर क्लैरिटी नहीं, मूड नहीं, डायलॉग नहीं, तो आंसर जो मोस्ट क्लोजेस्ट है वो इमेज है या इमेजरी आता है यहाँ पे. Dash is largely concerned with factual information, although the writer shape the information according to his or her purpose of viewpoint. नॉन फिक्शन. अब फैक्चुअल से आप फिक्शन पे ना चले जाइएगा. फैक्चुअल का मतलब होता है फैक्ट्स और रीज़न. फैक्ट्स और रीज़न किस लिटरेचर के जॉनरा में आते हैं? वो आते हैं नॉन फिक्शन के अंदर. जैसे कि बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, आर्टिकल्स वगैरह नॉन फिक्शन के अंदर आते हैं. Like a caricature in art, a caricature is mean mimic. Caricature mean parody of in art. In literature, mimic a subject or a style is parody. कौन सी ऐसी चीज़ है, ये आगे वाली जो चीज़ है या इसका the purpose of parody may be to ridicule, to broaden the understanding or to add inside the original work. पैरोडी एक ना सिर्फ मिमिक्री नहीं होती, सिर्फ इमिटेशन कॉपी नहीं होती, बल्कि उसके अंदर रिडिक्यूल शामिल हो जाता है, यानी कि फ़नी बना देना उसको. डैश इज़ अ फॉर्म ऑफ मेटाफर इन विच लैंग्वेज रिलेट टू द ह्यूमनिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, इमोशन इज़ यूज टू रेफर नॉन ह्यूमन एजेंट और ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इज़ पर्सोनिफिकेशन. कौन सी ऐसी चीज़ का कंपैरिजन जब हम करते हैं किसी भी नॉन ह्यूमन चीज़ को कोई भी ह्यूमन चीज़ या मूविंग क्वालिटी दे देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है. इसका आंसर पर्सोनिफिकेशन ही है. Pathetic fallacy is the belief that dash share our own mood and feeling. Pathetic fallacy के अंदर ये belief है कि जो nature है वो हमारा mood और feeling को share करते हैं. Deviation correspond to the traditional idea of poetic dash. यहाँ पे license आएगा. The writer of the literature is allowed in contrast to the everyday speaker to deviate the rules, maximize or convention. Cases of neologism, live metaphor or ungrammatical sentence as well as archaism, paradox and oxymoron are clear example of deviation. ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेविएशन का एक कौन आता है सेमेंटिक्स के अंदर. अगर आप पढ़ें तो डेविएशन का पूरा एक चैप्टर है कि डेविएशन होता है कि किस तरह से वैरायटी लाई जाती है लिटरेचर के अंदर. अ वाइड वैरायटी ऑफ अ फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म के अंदर राइम, एसोनेंस, एलिट्रेशन, मीटर, सिमेंटिक, सिमेट्री और एंटीस्ट्रॉफी आता है. द स्कीमा ओरिएंटेड लैंग्वेज मीन दैट द डिफरेंट पार्टिसिपेंट इन द सेम सिचुएशन विल हैव डिफरेंट स्कीमाज रिलेटेड टू देयर डिफरेंट व्यू पॉइंट का फ़र्क आता है सिर्फ. मिनिमल रिस्पॉन्सेज सच एज और या आर द डिवाइसेज that shows the listener is listening and insists the speaker to speak या or to continue. इसका आंसर कंटिन्यू आएगा. According to Robert Frost, an American poet, literature is a performance in words. ये सारे पास्ट MCQs हैं, ये ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको इन्हें एज इट इज़ याद करना होगा. द डैश या इमिटेटिव थ्योरी होल्ड द आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ समथिंग. इमिटेशन ऑफ समथिंग, आर्ट इज इमिटेशन ऑफ समथिंग किस में आएगा? इमिटेशन थ्योरी या इमिटेटिव थ्योरी के अंदर. डैश इमिटेट या यूं कहा जाए द इमिटेटिव थ्योरी ऑफ्टन हैज़ अ नोशन दैट आर्ट हैज़ गिवन अस नॉट ओनली प्लेयर बट आल्सो नॉलेज एंड इंसाइट
इनटू द नेचर एंड रियलिटी। इमिटेशन जो है, इमिटेटिव थ्योरी जो है वो हमें बताती है कि लिटरेचर ने हमें सिर्फ मज़ा ही नहीं दिया बल्कि नॉलेज भी दिया, इनसाइड ऑफ नेचर एंड रियलिटी भी दिया। उसके बाद एक्सप्रेसिव थ्योरी जो है वो ये कहती है कि आर्टिस्ट जो है वो सिर्फ इमिटर या सिर्फ मिमिक्री नहीं करता बल्कि अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करता है। उसके बाद कहा जाता है अफेक्टिव थ्योरी का ये कहना है कि जो आर्ट है वो सिर्फ अपने अंदर आर्ट का वर्क या इमोशन और सिर्फ आर्ट अपने अंदर जो है द थ्योरी ऑफ आर्ट होल्ड दैट अ वर्क ऑफ आर्ट शुड अरोज अ पर्टिकुलर इमोशन इफेक्ट ऑफ परसीवर। वो कहते हैं कि अ थ्योरी ऑफ इफेक्टिवनेस या थ्योरी ऑफ इफेक्टिव कहती है कि जो रीडर कोई भी चीज़ रीड करे तो उसको अफेक्ट होना चाहिए, चाहे इमोशनली हो चाहे उसको किसी तरीके से भी इफेक्ट हो, लेकिन होना चाहिए। अब ओलंपस जो है, ओलंपस वॉज द हाइएस्ट माउंटेन वेयर द ग्रीक गॉड लिव। ये अब ग्रीक टाइम पीरियड या ग्रीक लिटरेचर के बारे में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं जो अब से पहले पूछे जा चुके हैं। ओलंपस के बारे में पूछा गया था कि ओलंपस कौन सी माउंटेन है या इस माउंटेन के अंदर कौन से गॉड रहा करते थे, तो ग्रीक के गॉड इस माउंटेन में रहा करते थे। इसके अलावा ग्रीक की जो मिथ है वो ये है कि जो डैश वॉज अ प्लेस इनसाइड द अर्थ। इनसाइड द अर्थ कौन सी चीज़ होगी? अब अंडर, अंडर तो आ गया ना, तो इस एमसीक्यूज के अंदर देखें कि अंडर कहाँ है, तो अंडर वर्ल्ड वॉज मेड अप ऑफ 3 प्लेसेस, टार्टरस, एफोडियस फील्ड एंड इसियस फील्ड। तो ये अब आपको अंडर द अर्थ क्या है? अंडर वर्ल्ड। द डैश वॉज रूल्ड बाय हेडीज। हेडीज किस चीज, हेडीज का जो गॉड, ग्रीक गॉड है, वो किस चीज़ पे हुकूमत करता है? अंडरवर्ल्ड पे हुकूमत करता है। डैश was ruled by Poseidon and his wife Aphrodite who was a sea nymph। अब वो कौन सा ओशन का जो खुदा है ग्रीक का, वो है पोसाइडन। और कौन रूल करता है विंड्स पे और वेव पे? वो भी पोसाइडन ही करता है, वो भी ग्रीक गॉड ही है जो ओशन पे रूल करता है। द ग्रीक मिथ रिलेट दैट द सेलर आर ऑफ्टन सेक्रीफाइस टू पोसाइडन। पोसाइडन जो है वो ग्रीक गॉड ऑफ ओशन है, तो जो सेलर्स जो दरिया में कश्ती चलाते हैं वो उसको सेक्रीफाइस चढ़ाया करते थे। द रिवर साइट्स, इसका आंसर है साइट्स वॉज द वे टू गेट टू द अंडरवर्ल्ड। अगर ये ग्रीक का एक कॉन्सेप्ट था कि अगर उन्होंने, जब उनके लोग जो मर जाते थे वो दुनिया से अंडरवर्ल्ड में जाते थे, और जब वो दुनिया से अंडरवर्ल्ड में जाते थे तो उन्हें एक दरिया क्रॉस करना पड़ता था जिसका नाम था सिंड्स। उम्मीद है कि आपको साथ साथ समझ आ रही होगी। अमंग द ओलंपियंस गॉड, ओलंपियंस के अंदर बहुत सारे गॉड थे, यानी कि ग्रीक के बहुत सारे गॉड थे, जिसके अंदर जूस वॉज द सुप्रीम गॉड हु रूल्ड स्काई। जूस जो गॉड था वो कौन सा, किस जगह को रूल करता था? स्काई को रूल करता था। जूस का ब्रदर था पोसाइडन जो रूल करता था सी को, और उसका एक और ब्रदर था हेडिस जो रूल करता था अंडरवर्ल्ड को। जूस की सिस्टर थी हेस्टिया जो रूल करती थी अर्थ को, और डिमिट्रिस टुक द चार्ज ऑफ हार्वेस्ट, ये भी उसकी सिस्टर है जूस की, डिमिट्रस जो हार्वेस्ट की या खेती बाड़ी की देवता थी या खुदा थी। जूस की जो बीवी हीरा थी वो क्वीन थी हेवन की, और गार्डियन थी किसकी? शादियों की और चाइल्ड बर्थ, बच्चों की, यानी कि बच्चों की पैदाइश की गॉडेस थी। जूस जो है वो अज्यूम किया जाता है, एक स्टोरी थी कि जूस जो है वो ना सिर्फ खुदाओं वाली देवियों से शादी करता था बल्कि इंसानों से भी करता था। तो लिडिया एक राजकुमारी थी, या यूँ कहा जाए लिडिया एक प्रिंसेस थी जिस के ऊपर जूस का दिल आ गया था, तो वो स्वान जैसा परिंदा बन के उसके साथ रिलेशन कायम करता है, और ये एक मिथ है। उसमें वो पूछा गया है कि लिडिया और स्वान की जो मिथ है वो कैसे क्रिएटेड हुई, क्योंकि जूस स्वान बन के लिडिया के पास आया था। जूस के बच्चे हैं दो, एक तो मॉर्टल लोगों से भी यानी कि देवता देवियों से भी, और इमॉर्टल वुमेन यानी कि दुनिया पर रहने वाली औरतों से भी उसके बच्चे हैं। ये सारी मिथ्स की कहानी, मिथ्स हैं, कहानियाँ हैं ग्रीक लोगों की, ग्रीक गॉड्स के बारे में। अब बाय द मोर्टल स्लिम्स जूस हैज़ द सन, जूस का एक बेटा था डायनोसिस द गॉड ऑफ वाइन एंड अदर फॉर्म ऑफ एसिटेसी, यानी कि प्लेयर की जितनी भी फॉर्म थी वो डायनोसिस के पास थी। बाय लीटो द टाइटन्स जूस फादर ट्विन अपोलो एंड आर्टेमिस। आर्टेमिस लीटो से उसके 2 बच्चे पैदा हुए जूस के, एक का नाम अपोलो था और एक का नाम था आर्टेमिस। अपोलो की जो बहन थी उसका नाम क्या था? आर्टेमिस। ये अपोलो की ट्विन सिस्टर थी। उसके बाद गॉड ऑफ सन जो ग्रीक के अंदर माना जाता है वो अपोलो को माना जाता है। पीपल हु विजिट द ओरेकल श्रेन ऑफ डिलीव टू सीक अपोलोज प्रोफेसी, वहाँ पे अपोलो ओरेकल के अंदर अपोलो की जो कब्र थी उसके ऊपर लोग जाते थे अपोलो से मदद लेने के लिए।
By the nymph Mia, Zeus fathered a trickster god who crossed all the boundary was Hermes. हर्मिस भी इनका एक खुदा है जो कि ट्रिक्स्टर गॉड के अंदर आता है. डैश गाइडेड द सोल ऑफ डेड डाउन टू द अंडरवर्ल्ड, कैरिड मैसेज बिटवीन द गॉड्स एंड मॉर्टल. कौन ऐसा था खुदा जो कि ऐसा करता था? वो था हर्मिस, जो शैतान खुदा भी ये कहते हैं. हीरा कन्विंस्ड ह्यूपेरेटिस द ब्लैक स्मिथ गॉड विद अ मेल पार्टनर. उसके बाद ये भी जो हिपरेट्स है ये ब्लैक स्मिथ गॉड है, यानी कि लोहे और हथियार बनाने वाला गॉड है. व्हेन द जूस हर्ल्ड, जब जूस हर्ल करता हिपरेटिस फ्रॉम द ओलंपियन इनटू द इसलैंड ऑफ लेमन, हिपरेटिस गॉट क्रिपल्ड. ठीक है. जूस एंड मीटिस द डॉटर ऑफ टाइटन्स वर द पेरेंट ऑफ अथीना. जूस ने मीटिस से जब शादी की तो उसकी बेटी अथीना पैदा हुई. मीटिस चाइल्ड कौन है? अथीना. जूस ने किससे शादी की थी? अथीना, मीटिस से की थी और उसकी बेटी अथीना पैदा हुई थी. और कौन ऐसी गॉडेस है जो एक वर्जिन गॉडेस है, साथ साथ वो एक ऐसी इंटेलेक्चुअल वार के अंदर या वार के अंदर जो स्ट्रेटजीज प्लान होते हैं या क्राफ्टी वर्क के बारे में जानती है, वो अथीना थी. उसके बाद कौन सी ऐसी डॉटर जूस की थी डिमिट्रिस के साथ जो कि ग्रेन, वेजिटेबल और हार्वेस्ट के बारे में जानती थी? वो थी पर्सिफनी, गॉडेस पर्सिफनी. द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड कौन है? हेडीज है. अडक्टेड पर्सिफनी एंड कब उसने उसको पर्सिफनी को कैप्चर किया था? जब वो फूल चुन रही थी मीडोज के अंदर. प्रोमेथियस असिस्टेड ह्यूमैनिटी थ्रू द गिफ्ट ऑफ फायर. ये भी उनका एक खुदा है जो फायर का खुदा है. थीबन्स बूस्टेड डिसेंट फ्रॉम द अर्थबॉर्न मैन हु हैड स्पंग फ्रॉम द स्पॉट वेयर क्लेमिडिस द फाउंडर ऑफ थीब्स हैड शोन. थीबन्स बूस्टेड करते थे, किसके बारे में बूस्टेड करते थे? थीब्स के बारे में. थीब्स कौन सा था? फाउंडर ऑफ थीब्स एक प्लेस है जो कि एथेंस के करीब है. Jason was a hero who sailed in the ship toward ship of Argo with a band of heroes called the Argonauts on a dangerous quest for the Golden Fleece. When ये सारे ग्रीक गॉड्स हैं जिनके किस्सों के बारे में बयान किया गया है. किसी एक्स्ट्रा वीडियो के अंदर मैं एक्सटेंसिव तरीके से आपको बताऊंगी. फिलहाल सिर्फ एमसीक्यू करते जाएं. जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मैं करती जा रही हूँ. When Johnson rejected Medea for another woman, Medea used her magic to avenge herself with the extreme cruelty. The cause of Trojan War was Helen because she was the most beautiful woman of the Greek and all the prince and the kings wanted her. Helen is the answer. Helen's husband Milesius and his brother Agamemnon led an army to Greece to fight with Troy because Paris was the prince who abducted Helen. आफ्टर 10 years ऑफ वॉर, ये जो ग्रीक और ट्रॉयस के बीच में वार है ये 10 साल तक कायम रही और उस 10 साल के अंदर बहुत सारे हीरोज़ मरे दोनों तरफ. और जो वो आखिर में वॉर जीते थे ग्रीक्स वाले ट्रोजन के ऊपर, वो इस वजह से जीते थे क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया ट्रोजन के लिए और उनके किले के बाहर खड़ा कर दिया. और ट्रोजन समझे ग्रीक्स ने हार मान ली है और हमें तोहफा दे के गए, तो उन्होंने किले के अंदर कर लिया. जब किले के अंदर वो कर लिया तो रात को जब वो सो गए तो उस बहुत बड़े घोड़े के अंदर से ये सारे हथियार वगैरह लेके निकले और इन्होंने किला ढा दिया ट्रोजन का. और ट्रोजन हार गए और ग्रीक जीत गए. ट्रोजन लोग जो थे, ट्रोजन हॉर्स वाज अ जायंट वुडन हॉर्स बिल्ड बाय ग्रीक्स. वही जो मैंने अभी आपको कहानी ऊपर सुनाई है वही वाला, वो जो हॉर्स उनको गिफ्ट करते हैं और फिर वो हार जाते हैं. नॉट नोइंग दैट द ग्रीक हॉर्स वर हाइडिंग इन द टॉय, वो टॉय समझे थे ट्रोजन्स, उस हॉर्स को एक टॉय गिफ्ट समझे थे अपनी जीत फतह का, और उन्होंने अपने किले के अंदर ले लिया. और जब उस हॉर्स को उन्होंने किले के अंदर ले लिया तो हुआ क्या कि उसके अंदर से बहुत सारे लोग निकले, ग्रीक के फाइटर्स निकले और उन्होंने ट्रॉय के जो किला था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. ये MCQ 70 बहुत इंपॉर्टेंट है. द अलाइड एंड इपिक बाय होमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ओल्डेस्ट वर्क है और ग्रीक के ऊपर, और होमर ने लिखा था. द ग्रीक पोइट टेल्स द स्टोरी ऑफ ट्रोजन वॉर एंड द अनदर इपिक ओडिसिस टेल द adventure of Odysseus that he made on his way to the home at the end of Trojan War. Odysseus and Homer, Odysseus and Iliad बहुत ही important वर्क है. Agamemnon returned home to be murdered by his
फेथलेस वाइफ क्लीमेट्रिया उसकी बीवी थी, जो कि एग्मिनॉन को 10 साल जंग लड़ने के बाद जब वो वापस आता है तो मार देती है। वो इस वजह से मारती है क्योंकि एग्मिनॉन जंग पे जाने से पहले अपनी ही बेटी का बलि चढ़ा के जाता है, सेक्रीफाइस करके जाता है। तो इस पर इसकी बीवी बहुत गुस्से होती है और वादा करती है कि इसके आते ही इसको मार देगी, और वो ऐसे ही करती है। ओडिसीज रिटर्न होम टू हिज फेथलेस wife Odysseus returned to home to his faithful wife ओडिसिस की जो कहानी है उसके अंदर जब वो जंग के बाद वापस आता है फिनोलोप के पास, तो वो उसका 18 साल से इंतज़ार कर रही थी और उसके अलावा वो किसी से शादी नहीं करती। एक्लिस जो था इन ग्रीक मैथोलॉजी ग्रेटेस्ट वॉरियर था ट्रोजन वॉर के अंदर, और वो जो बेटा था वो थीसिस का था और पिलस का था। द ग्रेट वॉरियर इन ट्रोजन प्रिंस एंड जो ट्रोजन वॉर के अंदर जो प्रिंस पेरिस का अल्डर ब्रदर था उसका नाम क्या था, हेक्टर नाम था। पेरिस जो होता है वो हेलन को भगा के ले आता है, जब उसको भगा के लेके आता है तो वॉर छिड़ जाती है। जब वॉर छिड़ती है उसके अंदर उसका बड़ा भाई हेक्टर जो है वो मर भी जाता है और उसको मारता है एक्लिस, जो कि ग्रीक बंदा है। उसके बाद डैश वॉज वाउंडेड एक्लिस हील इन द ट्रोजन वॉर। तो पेरिस जो होता है वो उसके एक्लिस जो होता है वो हेक्टर को मार देता है। हेक्टर जो है वो पेरिस का बड़ा भाई होता है और बड़े भाई को मारने की वजह से पेरिस जो होता है वो एक्लिस पे हमला करता है और उसकी टखने उसकी जो पैर की हड्डी होती है उसको थोड़ा सा जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से वो बाद में मर भी जाता है। द टर्म Achilles heel refer to someone's key weakness that caused his fall। अब Achilles heel का ही मतलब यही पड़ जाता है क्योंकि Achilles की हील पे चोट लगी थी और वो मर गया था, हालांकि वो बहुत बहादुर हीरो था, वॉरियर था। तो इस तरह अगर किसी के बारे में कहा जाए कि दिस इज़ द Achilles heel for you, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ऐसी बीमारी है जो तुम्हें ले डूबेगी। और थीरियन जो थे वो लेजेंड्स थे किसके किंग ऑथर के बारे में जो कहानियाँ लिखी जाती हैं, जो कहानियाँ लिखी गई उसके अंदर ऑर्थरेनियन लेजेंड के बारे में बात की जाती है। इसके अंदर काफ़ी सारी टेल्स बयान की जाती है, सेवरल लैंग्वेजेस। इसके अंदर जो किंग ऑथर ऑफ ब्रिटेन के बारे में जिसका जिक्र किया जाता है और उसकी ब्रेवरी के बारे में जिक्र किया जाता है। The Arthurian legend is the story enduring tale in recorded history. The Arthurian legends first appear in 5th to 6th century, took its basic form in 12th to 15th century। अब देखें 6th and 5th century के अंदर ये चीज़ें होती थी, यानी कि जब लिखी गई थी ये लेजेंड ऑर्थरेनियन। ये मेरे ख्याल से पहला किंग था, एंग्लो सेक्सन का जो टाइम पीरियड था इसके बाद से स्टार्ट हुआ था। उम्मीद है कि आपको एमसीक्यू समझ आ गए हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई या कोई भी एमसीक्यू इसके अंदर मिसिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे भी ऐसी वीडियो अपलोड होती रहेंगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज पास्ट पेपर से थे। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।